मित्रों नमस्कार। मैं आपका दोस्त आनंद शर्मा एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हम एमपीपीएससी मेंस में मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं जो आपके प्रथम प्रश्न पत्र में यूनिट 2 में दिया गया है। आज हमारी चर्चा गुर्जर प्रतिहार वंश पर होने वाली है। मित्रों, आप जानते हैं किसी भी वंश को पढ़ने से पहले हमें उस वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और उसके बाद वह वंश किस काल में हुआ था और क्षेत्र में उसने शासन किया था। ये कुछ प्रश्न आपके मन में आने चाहिए। मित्रों, गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी के स्रोत पर हम अगर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि घटियाला जोधपुर शिलालेख, इसके बाद नेणसी की ख्यात जिसे कथा बोलते हैं, नेणसी की कथा, बयाना अभिलेख, कहेला अभिलेख व पहेवा प्रशस्ति, और प्रतिहारों के द्वारा जो चांदी मुद्रा जारी की गई थी, इनसे इस वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो आप इनमें से एक या दो कोई भी सोर्स अपने आंसर को लिखने में प्रयोग करेंगे कि इस वंश की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है, तो बहुत ऑथेंटिक आपका आंसर हो जाएगा मेंस में। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जो राजपूत काल है इसमें एक महत्वपूर्ण घटना जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है, इसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीन वंशों के बीच कन्नौज पर सत्ता स्थापित करने के लिए संघर्ष हुआ था। उन तीन वंशों में से चूंकि एक ये प्रतिहार वंश जिसे गुर्जर प्रतिहार वंश कहा जाता है ये भी है। अलग अलग समय में इसका जो शासन क्षेत्र है वह अलग अलग रहा है। मित्रों, आप देख पा रहे होंगे मैंने इंडिया के मैप में जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासन को चिन्हित करने का प्रयास किया है। ये राजस्थान, कन्नौज, मध्य प्रदेश का उज्जैन का क्षेत्र इत्यादि आ रहा है। हालांकि गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन सिर्फ यही नहीं, कुछ समय के लिए इधर पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा वगैरह जो है, बिहार, उड़ीसा, यहाँ भी रहा है। जैसे मैं अगर इसको मार्क करना चाहूँ तो ये वाला जो एरिया है ये भी गुर्जर प्रतिहारों के अधीन कुछ समय के लिए आया है मित्रों, तो आप ये भी याद रखें। अगर हम समयकाल की बात करें तो 600 से लेकर 1030 ईस्वी तक इसका शासन मिलता है, और अलग अलग क्षेत्रों में। सर्वप्रथम जालौर में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन स्थापित हुआ था, राजस्थान में। फिर नागभट्ट प्रथम के समय उज्जैन में राजधानी स्थापित हुई, और नागभट्ट प्रथम को ही गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक भी माना गया है। और फिर कन्नौज इनकी राजधानी, कन्नौज पर भी नियंत्रण इन्होंने स्थापित किया था। तो आप राजधानी के क्रम में भीनमाल राजस्थान जो जालौर के आसपास है, उज्जैन, कन्नौज याद रखेंगे। और प्रारंभिक शासक का उल्लेख विभिन्न अभिलेखों में हरिश्चंद्र के रूप में मिलता है। हालांकि संस्थापक के तौर पर नागभट्ट प्रथम थे। मित्रों, आपने कुछ दिन पूर्व समाचार पत्रों की सुर्खियों में एक विवाद, शायद ये पिछले वर्ष की बात है, जो ग्वालियर में मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर राजपूत व गुर्जर के मध्य विवाद हुआ था, जिसमें राजपूतों का पक्ष था कि जो मिहिर भोज या भोज प्रथम जिसे कहते हैं वो राजपूत शासक थे, जबकि गुर्जर प्रतिहार उन्हें गुर्जर बताते हैं। तो आइए इस बारे में कुछ विद्वानों का मत क्या है कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे, उसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत प्रकट किए हैं, थोड़ा देख लेते हैं। जो स्मिथ है, इतिहासकार विंसेंट स्मिथ, उन्होंने प्रतिहारों का संबंध हूणों से बताया है दोस्तों। तो आप ये याद रखें कि जो स्मिथ हैं उन्होंने हूणों से संबंध बताया। कैंपबेल व जैक्सन ने खजर जाति या खंजर जाति से संबंध बताया है। कनिंगम ने शक व कुषाण से इनको जोड़ा है। और इंडियन इतिहासकार जो है डॉक्टर दशरथ शर्मा व C.B. वैश्य, इन्होंने प्रतिहारों को भारतीय क्षत्रिय कहा है दोस्तों। मित्रों, के मुंशी कहते हैं कि गुर्जर शब्द जाति को नहीं बल्कि एक क्षेत्र को संदर्भित होता है। तो ये भी आप याद रखने वाला पॉइंट है कि मुंशी जी क्या बोलते हैं कि गुर्जर शब्द का मतलब कोई जाति नहीं, एक क्षेत्र है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। एक जाति के रूप में गुर्जर प्रतिहारों का सर्वप्रथम उल्लेख ऐहोल अभिलेख में मिलता है।
ठीक है मित्रों, ऐहोल प्रशस्ति जो है उसमें इसका वर्णन मिलता है। इस वंश के प्रमुख शासकों की हम बात करें तो नागभट्ट प्रथम, फिर वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज जिसे भोज प्रथम भी कहते हैं, महेंद्रपाल प्रथम और महीपाल प्रथम। तो ये 6 शासक जिन पर प्रश्न बनने की सर्वाधिक संभावनाएं हैं और आपको यही सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ना है, आपका काम हो जाएगा। तो आइए एक एक करके इन शासकों पर हम चर्चा करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नागभट्ट प्रथम की। मित्रों, ये गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे, तो आप लिख दोगे। शासनकाल की बात करें तो 730 से लेकर 756 ईस्वी तक इनका शासन था। इनकी उपलब्धियों में अरबों को पराजित इन्होंने किया। ग्वालियर लेख में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का विनाशक, अब ये मलेच्छों शब्द का अर्थ विदेशियों से लगाया गया है, यानी बाह्य आक्रमणकारी थे, उनका प्रतिरोध किया था नागभट्ट प्रथम ने, उनको पराजित कर दिया था। इस रूप में इनको याद किया जाता है। इसके अलावा जो ग्वालियर लेख है ना, उसमें मेघनाद के युद्ध का प्रतिरोधक, इंद्र के गर्व को नष्ट करने वाला भी इनको बताया गया है। पहले जो राजाओं की प्रशस्ति होती थी, इसमें मित्रों काफ़ी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया जाता था। इसके बाद संभवतः एक तथ्य जो आपने पढ़ा होगा, दंती दुर्ग जो कि राष्ट्रकूट शासक थे मित्रों, इन्होंने उज्जैन पर नियंत्रण स्थापित किया था और उज्जैन में हिरण्यगर्भ दान यज्ञ करवाया था। आपने पढ़ा होगा ये फैक्ट। तो ऐसा माना जाता है कि उस समय उज्जैन में नागभट्ट प्रथम का शासन था और दंती दुर्ग ने उनको सत्ता से हटा दिया था, कुछ समय के लिए विस्थापित होना पड़ा था उनको वहाँ से। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे वत्सराज की। मित्रों, वत्सराज को नागभट्ट प्रथम के बाद जो शासन संभाला इन्होंने और पुनः संगठित किया इस वंश को, तो वास्तविक संस्थापक इनको माना गया है। क्षत्रिय पुंगव की उपाधि वत्सराज ने ली थी। इसका अर्थ होता है क्षत्रियों में श्रेष्ठ। जहाँ भी पुंगव शब्द लग जाए आप याद रखना, ब्राह्मण पुंगव मतलब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। ठीक है, आप ऐसे याद रख लेना। त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ वत्सराज के समय हुआ था। वैसे तो राष्ट्रकूट वंश के दंती दुर्ग ने नागभट्ट प्रथम से युद्ध किया था, ऐसा उल्लेख मिलता है, लेकिन त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ मुख्यतः वत्सराज के समय माना जाता है। इस समय पाल वंश में धर्मपाल शासन कर रहा था और राष्ट्रकूट वंश में ध्रुव नामक शासक शासन कर रहा था। और ये सत्ता संघर्ष कन्नौज के लिए हुआ था, क्योंकि वह तात्कालिक भारतीय राजनीति का केंद्र माना जाता था। बात करते हैं नागभट्ट द्वितीय की। परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले नागभट्ट द्वितीय का शासनकाल 800 से 833 ईस्वी माना जाता है और इन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन से कन्नौज स्थानांतरित की थी। मित्रों, इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में धर्मपाल को मुंगेर के युद्ध में पराजित किया था, लेकिन यह राष्ट्रकूट शासक गोविंद III से पराजित हो गए थे। मित्रों, अनेक छोटी छोटी लड़ाइयाँ इन्होंने जीती थी और जिसका उल्लेख ग्वालियर प्रशस्ति में मिलता है। मित्रों, नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में जल समाधि ले ली थी। और आप ये बताइए मुझे कि और कौन एक ऐसा शासक है जिन्होंने जल समाधि ली थी, और वो चंदेल वंश का शासक है, बताओ। बिल्कुल सही, धंगदेव, शाबाश। रामभद्र एक शासक हुए हैं जो कमज़ोर शासक साबित हुए, तो इनको कोई उल्लेखनीय योगदान ना होने के कारण ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। इतिहास भी उन्हीं को याद रखता है जो अपने पदचिन्ह छोड़ के गए हैं। आप भी अपने पदचिन्ह जहाँ आपको भूमिका मिली है, कम से कम उस स्थान पर ऐसे छोड़िए कि अनुसरण किया जाए उसका। मित्रों, मिहिर भोज प्रथम इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था, तो इसका कार्यकाल आप विशेष रूप से याद रखना, 836 से 884 या 85।
84 मिलता है वैसे, या मैंने 85 लिखा है, आप 84 कर लो आप तो। आदि वराह की उपाधि मतलब विष्णु का अवतार, चांदी मुद्राओं पर इन्होंने आदि वराह लिखा खुद को। विजयों का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है? ग्वालियर प्रशस्ति में मिल जाएगा। ऋषि अगस्त से इसकी तुलना ग्वालियर प्रशस्ति में की गई है। एक कहला अभिलेख है मित्रों, कहला, इसमें ऐसा उल्लेख है कि जो मिहिर भोज है उन्होंने सरयू पार करके कलचुरियों को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, ठीक है भैया। पहेवा प्रशस्ति में इसका शासनकाल 884 तक मिलता है। इन्होंने तेली मंदिर का निर्माण करवाया ग्वालियर में। ठीक है, कहाँ करवाया तेली मंदिर? ग्वालियर में। अरब यात्री सुलेमान ने अपने विवरण में मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु, सबसे बड़ी अश्व सेना वाला और जुंज्र कहा है। जुंज्र, जूंझ खा के लड़ता था ये। हमारे क्षेत्र में जूंझ खाना मतलब एकदम कचकचा खाना, हमारी मालवी में कहा जाता है। बिल्कुल गुस्से से दांत पीस कर लड़ते थे ना, ऐसा जूंझ खा के। तो जो महिपाल, क्या नाम है? महिपाल नहीं, मिहिर भोज ना, ये जुंज्र था, सुलेमान ने बोला। अब हम बात करते हैं महेंद्रपाल प्रथम की। 885 से लेकर 910 तक इनका शासनकाल था। पहली चीज़ ये हो गई, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, भले ही इसको भी याद रहे तो। आप तो लिखना राष्ट्रकूट वंश के एक प्रमुख शासक थे, है ना। आंसर राइटिंग सीख चुके हो ना आप तो, हम क्लासेस लेंगे इस पर। V.N. पाठक ने कहा है कि प्राचीन भारत का ये अंतिम हिंदू सम्राट था। इसके बाद मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो गया था। वैसे मध्यकालीन इतिहास 712 से ही माना जाता है, पर अलग अलग विद्वान अलग अलग मत प्रकट करते हैं। महेंद्रपाल प्रथम की जानकारी देने वाले अभिलेखों में बिहार शरीफ पटना, ईटखेड़ी अभिलेख हजारीबाग का, रामगया गुनेरिया लेख पहाड़पुर वेस्ट बंगाल का एक ये सब जानकारी देते हैं महेंद्रपाल के बारे में। इसको तो बार बार आपको रटना पड़ेगा, तब जाके याद होगा भैया। कुछ ट्रिक रहेगी तो हम बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, पर ये कोई शॉर्टकट नहीं मांगता है। आप ऐसे बार बार 2-4 बार रिवीजन करोगे, आसानी से याद हो जाएगा। राजशेखर नामक विद्वान महेंद्रपाल और महिपाल दोनों के दरबार में रहे थे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, जो राजशेखर थे इन्होंने बाल रामायण, बाल भारत, विद्वशाल भंजिका और कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा जैसी रचनाएं, बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं ये, इनकी रचनाएं की है। तो आप ये चारों रचनाएं याद रखें, बाल रामायण, बाल भारत, विद्वशाल भंजिका, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी। इसकी विशेषता यह है कि जो काव्य मीमांसा है वो अलंकार शास्त्र का एक ग्रंथ है, और जो कर्पूर मंजरी है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है मित्रों। और महेंद्रपाल को इन्होंने उपाधियाँ दी है, रघुकुल चूड़ामणि, रघुकुल तिलक, निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र जैसी उपाधियाँ दी है। वाह भाई वाह। इसके बाद भोज द्वितीय शासन करता है 2 साल तक, कोई विशेष उल्लेख नहीं है, बस बता देंगे कि जो साम्राज्य था उसको संरक्षित रखते हुए सफल शासन संचालन किया। यह एक गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, ये भोज द्वितीय थे, ये तो आप लिख ही दोगे। अब हम महिपाल प्रथम पर थोड़ी बात करते हैं। राजशेखर ने इसे रघुकुल मुकुटमणि आर्यव्रत का महाराजाधिराज कहा है। राजशेखर, मैंने आपको बताया, महेंद्रपाल और महिपाल दोनों के दरबार में थे। मित्रों, इनके समय राष्ट्रकूट वंश के शासक इंद्र थर्ड का आक्रमण हुआ था महिपाल के समय, हालांकि युद्ध अनिर्णित रहा था। कन्नौज पर महिपाल प्रथम ने अधिकार कर लिया था, तो ये एक बड़ी उपलब्धि इनकी मानी जाती है। कन्नौज पर अधिकार करना एक बड़ी चुनौती थी मित्रों, तो इन्होंने किया था। दरबारी क्षेमेश्वर, इन्होंने चंड कौशिक की रचना करी। हरिसेन ने वृहत कथा कोश की रचना करी इनके समय में। आगे बढ़ते हैं। अल मसूदी ने महिपाल को बऊर कहा है, बऊर। ठीक है, याद रखना, बऊर यानी कुशल सेनापति, इसका अर्थ सामान्यतः यही लिया जाता है। अन्य शासकों की बात करें तो फिर महेंद्रपाल सेकेंड, विनायकपाल, राज्यपाल, महिपाल, विजयपाल, यशपाल, ये सब भीड़ बढ़ाने वाले शासक हैं। इनका बस नाम याद रखें। और एक बात और मैं बता दूं, जो पाल है ना, ये पाल लग रहा है, तो ये कोई पाल वंश के शासक नहीं है।
ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप याद रखना 2 मार्कर में आए तो फट से लिख देंगे। मित्रों, प्रतिहारों के कुछ सामंत भी रहे हैं। चंदेलों ने प्रतिहारों के सामंत के रूप में कुछ वर्षों तक शासन किया। चालुक्य जो गुजरात के थे वो भी प्रतिहारों के अधीन रहे थे। कच्छप घात वंश बिल्कुल रहा है, हम इसे आगे पढ़ने वाले हैं, इस वंश को हमारे सिलेबस में है। कलचुरी को भी हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है। परमार को भी हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में। तो ये प्रतिहारों के अधीन शासन करने वाले कुछ वंश है दोस्तों, आप इनको भी याद रखें। मित्रों, गुर्जर प्रतिहार वंश से जितनी जानकारी हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी थी, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, एक कमेंट तो कर दो यार मेरे लिए। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके लिए अगर उपयोगी है, आपको लगता है कि हमें मदद मिल रही है, तो आप खुद ही मेरा हौसला बढ़ाने के लिए इस प्रकार के गतिविधियां करोगे। तो आपसे एक अनुरोध है कि सुझाव दीजिए मुझे प्रशंसा नहीं, मुझे सुझाव चाहिए। कमियां बताइए मेरी, तो मैं लगातार उसमें सुधार करूंगा। और सेकंड यूनिट हम कुछ दिनों में पूरी कर लेंगे। लगभग हमने 5 वंश तो कर लिए होंगे, है ना। परिव्राजक कर लिया, उच्च कल्प कर लिया, चंदेल कर लिया, और कोई सा कर लिया, कौन सा कर लिया, और हम आगे इसी प्रकार से कंटिन्यू करके यूनिट 2 ख़त्म कर देंगे। प्रागैतिहासिक मध्य प्रदेश के भी 2 वीडियो हमने सबसे पहले डाले थे। ये यूनिट 2 ख़त्म होने के बाद में हम इतिहास में अन्य टॉपिक लेंगे जो आपके लिए प्री मेंस दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेंगे। धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छा कंटेंट दे पाऊँ, सेलेक्टेड दे पाऊँ, फालतू कचरा जो ना पढ़ने की चीज़ें उसको हटा दूँ आपके लिए। ये मेरी एक कोशिश है। आपका समर्थन मिलता रहेगा, इसी उम्मीद के साथ नमस्कार, धन्यवाद।